Good morning to all. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will start chapter number 4 of history, and the name of the chapter is Thinkers, Beliefs and Buildings. जो इस चैप्टर का टाइम फ्रेम है, जो इस चैप्टर का बैकग्राउंड है, दैट इज 600 BCE to 600 CE. तो इस टाइम पीरियड को हम पहले भी सेकेंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तो जो ये टाइम पीरियड है, हमने सेकेंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइम, और हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया अबाउट द सोशल डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइम. आज हम करेंगे इस चैप्टर में दैट इज द कल्चरल डेवलपमेंट विच टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम. तो जो 6th सेंचुरी है दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिलीजियस अनरेस्ट. ये जो 6th सेंचुरी है उसे हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रिलीजियस अनरेस्ट. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था दैट वी हैव ब्राह्मणिकल आइडियाज जो बहुत रिजिड थे. ठीक है, तो उस टाइम पर क्या थी, जो ब्राह्मणिकल आइडियाज थी उनकी क्या थी? सुपरमेसी थी. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिवोल्ट अगेंस्ट द सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मणिकल प्रिस्ट और ब्राह्मणिज्म. तो इसके लिए क्या हुआ, इन दिस टाइम बहुत सारे स्कूल्स क्या हुए, डेवलप हुए. मतलब सेवरल स्कूल्स ऑफ फिलोसफी अपोजिंग ब्राह्मणिज्म डेवलप. बहुत सारे स्कूल्स, अ लॉट ऑफ स्कूल डेवलप हुए जिन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज़ या फिर ब्राह्मणिज्म को क्या किया? अपोज किया, उसको क्या किया? चैलेंज किया. तो इसका जो स्कोप है, इस चैप्टर का जो स्कोप है उसको वो क्या है दैट यहाँ पर क्या हुए, बहुत सारे फिलोसफर्स कौन? जिन्होंने इन स्कूल्स को लीड किया और क्या किया? अपने आइडियाज़ कौन से थे जिन पे स्पेशल एम्फेसिस किसका था? बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का. तो इन फिलोसफर्स की एमर्जिंग हुई, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे वो एमर्ज हुए और उनके साथ साथ क्या हुए? आइडियाज़ भी एमर्ज हुए. अब हिस्टोरियंस जो सोर्सेज यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू रिकन्स्ट्रक्ट देयर आइडियाज़ एंड देयर बिलीव्स, तो वो सोर्सेज कौन कौन से थे? फर्स्ट सोर्स है दैट इज़ टेक्स्ट. अब ये टेक्स्ट में कौन कौन से टेक्स्ट आ सकते हैं? बुद्धिज़्म टेक्स्ट भी आ सकते हैं, जैनिज़्म टेक्स्ट भी आ सकते हैं एंड हिंदुइज़्म टेक्स्ट भी आ सकते हैं. बुद्धिज़्म टेक्स्ट में हम एग्जाम्पल हमने जैसे इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सूत पिटक. हिंदुइज्म में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? अबाउट द धर्मशास्त्र, धर्म सूत्रास, वेदास. जो सेकेंड सोर्स है दैट इज जो टेक्स्ट हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? दैट इज लिटरेरी सोर्सेज. सेकेंड जो सोर्स है दैट इज अ मटेरियल रिमेन्स. अब इन मटेरियल रिमेन्स में क्या क्या आ सकते हैं? मॉन्यूमेंट्स आ सकते हैं, बिल्डिंग्स आ सकती हैं, स्कल्पचर्स आ सकते हैं, एट्सेट्रा. एंड थर्ड इज इंस्क्रिप्शंस, जिसके बारे में हम बहुत टाइम्स क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब हम इस टॉपिक का क्या करेंगे? अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज अ ग्लिम्स ऑफ सांची. तो अ ग्लिम्स ऑफ सांची क्या है? सांची एक प्लेस है दैट इज इन द मध्य प्रदेश. सांची में क्या है? एक स्तूप है जिसे हम क्या कहते हैं? सांची स्तूप. अब ये जो स्तूप होता है वो स्तूप कैसा होता है? एक माउंट लाइक, मतलब इस टाइप का माउंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, या हेमिस्फेरिकल. ये हेमिस्फेयर स्ट्रक्चर में है, तो जो स्तूपा है दैट इज अ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर. अब ये जो सांची स्तूप है इसका यूज किसके लिए किया जाता है? फॉर द मेडिटेशन करने के लिए एंड फॉर स्टोरिंग द रेलिक्स और रिमेन्स ऑफ बुद्धा. जो बुद्धा के रिमेन्स हैं, रेलिक्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए. जो सांची स्तूपा है उसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया. पूरे इंडिया में जो सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर है दैट इज सांची स्तूप. ये सांची स्तूप कब बिल्ड हुआ था? दैट वाज बिल्ड इन द 3rd century BCE ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग अशोका. किंग अशोका के ऑर्डर पर ये क्या हुआ था? जो सांची स्तूप है वो क्या हुआ था? हमारा बिल्ड हुआ था. अब सांची स्तूपा के बारे में हम और डिस्कस करेंगे कि इन द 19th सेंचुरी में क्या हुआ था? जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या किया? दे ट्राइड टू टेक अवे द ईस्टर्न गेट ऑफ सांची स्तूपा. ठीक है, तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या किया?
जो हमारा सांची स्तूप का ईस्टर्न गेट था उसको लेने की कोशिश की, सो दैट वो जो फ्रांस का म्यूजियम है उस पे उसको वहाँ पर क्या कर सके, डिस्प्ले कर सके। अब बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ शाहजहाँ, मतलब बेगम्स, किसके एफर्ट से, एफर्ट्स एंड वाइज डिसीजंस ऑफ बेगम्स, बेगम्स कौन कौन सी थी, शाहजहाँ एंड सुल्तान जहाँ, इनके एफर्ट्स और इनके वाइज डिसीजन से क्या हुआ, दिस कुड बी प्रिजर्व, इसको हमने क्या कर लिया, बचा लिया। पर्टिकुलरली शाहजहाँ और सुल्तान जहाँ बेगम का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन द प्रेजर्वेशन ऑफ दिस साइट। इनकी प्रेजर्वेशन के लिए इन दोनों ने क्या किया, फॉर देयर प्रेजर्वेशन they provided the money for the preservation of this site, also they provide the facilities में उन्होंने क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, लाइक उन्होंने गेस्ट हाउसेस बनवाए, उन्होंने साथ साथ क्या बनाए, म्यूजियम्स बनाए, सो दैट जितने भी हिस्टोरियंस थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे या फिर ऑथर्स थे वो यहाँ पर रह सके और इनके बारे में, इन साइट्स के बारे में लिख सके। तो एक बुक थी जो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करती है, विच इज़ जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे, जो इस गेस्ट हाउस में रहे थे और उन्होंने किसके बारे में लिखा था, सांची स्तूपा के बारे में बहुत सारे क्या लिखे थे, वॉल्यूम्स लिखे थे। तो इन दोनों बेगम्स की जो एफर्ट्स थे, वाइज डिसीजंस थे, वो क्या हुआ, उनसे ये पॉसिबल हुआ। इतना ही नहीं, सुल्तान जहाँ बेगम ने क्या दिया, फंड भी दिया फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स रिटन बाय जॉन मार्शल। जो जॉन मार्शल ने सांची स्तूप के बारे में वॉल्यूम्स लिखे थे, सुल्तान जहाँ ने उसके लिए क्या दिया, उसका फंड भी दिया। This was all possible because these rulers realized that इन sites को इनकी original state में preserve करना कितना important है। So that is the preservation of situ. Situ means, although this was a term which is used for the preservation of wetlands, but this means कि site को उसकी original place, original form में preserve करना, ये जो rulers थे, ये जो बेगम्स थी, वो यह करना चाहते थे, दे ट्राई टू डू। सो जो सांची स्तूपा था वो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंटर था, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजर्वेशन ऑफ दिस स्तूपा वी गेट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज sacrifices and debates. So in this topic हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मिड फर्स्ट मिलेनियम BC है, BCE, दैट वाज कंसीडर्ड एज द टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, कि जो फर्स्ट मिलेनियम है ये टाइम पीरियड क्या है, दैट इज 1000 BCE to 1 BCE। और जो मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, दैट मीन्स ये हम कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 5th सेंचुरी की या फिर 6th सेंचुरी की। तो इस टाइम पीरियड को क्या कंसीडर किया जाता है, टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो अब इस टाइम पीरियड को टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे नए नए आइडियाज़ एमर्ज हुए थे, आइडियाज़ डेवलप हुए थे, जिन्होंने किसको चैलेंज किया था, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज द एमर्जेंस ऑफ थिंकर्स एंड स्कॉलर्स। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं लाइक ज़ाराथ्रोस्टर इन ईरान, ठीक है, प्लेटो एरिस्टोटल इन ग्रीस, एंड और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड मैनी मोर। तो देयर वाज द एमर्जेंस ऑफ थिंकर्स। सेकेंड, हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि देयर वर न्यू किंगडम्स एंड सिटीज़ डेवलप, कि बहुत सारे जो नए नए किंगडम्स हुए थे, सिटीज़ डेवलप हुई थी। थर्डली, न्यू आइडियाज़ केम अप, नए नए आइडियाज़ आए, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ या आइडिया ऑफ रीबर्थ। फोर्थली, जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थी दैट वाज चेंजिंग, कि हमने इस टॉपिक के बारे में थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया है। एंड लास्टली देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेडिशंस लाइक बुद्धिज्म, शैविज्म एंड अदर कल्ट्स। अब ये जो थी, ये तो कुछ उसकी क्या थी, फीचर्स थी, ठीक है। तो इस टाइम से पहले जो टाइम पीरियड था दैट वाज कंसीडर्ड एज अ वैदिक ट्रेडिशन, ठीक है, जिसे हम सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन भी कहते हैं।
ये जो ट्रेडिशन था दैट वाज द डोमिनेंट ट्रेडिशन, और ये ट्रेडिशन हमें मिलता कहाँ से है, बिकॉज ऑफ वेदास। अब यू नो हाउ मेनी वेदास आर देयर, 4 वेदास आर देयर, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा एंड अथर्ववेदा। तो इन सारे वेदों में जो सबसे क्या माना जाता है, ओल्डेस्ट माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो ऋग्वेद को, वो कौन सा वेद है, दैट इज ऋग्वेद। अब ऋग्वेदा में क्या होते हैं, बेसिकली हिम्स होते हैं। हिम्स मतलब भजन विच आर बेसिकली रिलीजियस सॉन्ग्स संग इन द प्रेज ऑफ गॉड। गॉड की प्रेज में जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हिम्स होते हैं। तो ऋग्वेदा में बहुत सारे हिम्स हैं एंड दीज आर फॉर द वेराइटी ऑफ डिटीज, वेराइटी ऑफ गॉड्स लाइक अग्नि, इंद्र, सोम एटसेट्रा। अब इस वैदिक ट्रेडिशन का या सेक्रिफिशियल ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए गए थे। अब सेक्रीफाइसेस किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते थे, यज्ञ के थ्रू। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ यज्ञ, राजसूया यज्ञ एंड अश्वमेधा यज्ञ। अब राजसूया यज्ञ या अश्वमेधा यज्ञ ये पर्टिकुलरली परफॉर्म किए जाते थे बाय द किंग्स टू शो देयर पावर, उसकी पॉलिटिकल पावर शो करने के लिए। सो इन द केस ऑफ राजसूया के केस में किंग जो था वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करता था, और किंग अपने आप को क्या कंसीडर करता था, हिमसेल्फ द पावरफुल किंग, और वो यह भी मानता था दैट ही इज फिट टू बी एन एम्परर। तो किंग और एम्परर के बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया है। तो राजसूया यज्ञ में क्या करता था, किंग क्या करता था, ट्रूप भेजता था थ्रू आउट द कंट्री, और कई किंग्स उन ट्रूप को एक्सेप्ट करते थे, तो कई किंग्स क्या करते थे, उन ट्रूप्स को रिजेक्ट कर देते थे। अब जो पर्सन इन ट्रूप्स को रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किंग की अथॉरिटी को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो किंग जो था वो उनको क्या कर लेता था, ओवर पावर कर लेता था। तो उसके बाद वो क्या बन जाता था, एम्परर बन जाता था। सेम एज इन द केस ऑफ अश्वमेधा, जैसे राजसूया यज्ञ में क्या भेजे जाते थे, ट्रूप्स भेजता था किंग। अश्वमेधा यज्ञ में जो ट्रूप्स की जगह क्या भेजे जाते थे, अश्व मतलब हॉर्स, घोड़ा भेजा जाता था। और ताकि ये भी यज्ञ क्यों किया जाता था कि किंग अपनी पॉलिटिकल पावर को लोगों को तक दिखाने के लिए। अब जो भी इस फोर्स को रोकता था तो वो भी क्या करता था कि उस किंग की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है जिसने ये घोड़ा भेजा है। तो इन द सेम सिचुएशन ऑफ राजसूया, तो राजसूया और अश्वमेधा यज्ञ से ये जो दोनों यज्ञ थे दे वर बेसिकली सैक्रिफाइसेस, जो किंग जो थे वो क्या करते थे, अपनी पॉलिटिकल पावर को इससे एजर्ट करते थे और इससे वो क्या बन जाते थे, एंड ही बिकम्स द चक्रवर्तन किंग या चक्रवर्तन रूलर। अब ये चक्रवर्तन क्या है, चक्रवर्तन मीन्स द रूलर ऑफ द इंटायर कंट्री। अब हमने डिस्कस किया था इन द सेकेंड चैप्टर अबाउट द वैदिक ट्रेडिशन कि जो वैदिक ट्रेडिशन थी वो बहुत रिजिड थे, तो लोगों ने क्या किया, स्टार्टेड द क्वेश्चनिंग, उनकी किसके बारे में क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट कर दी, अबाउट द वैदिक ट्रेडिशन। तो ये जो न्यू आइडियाज़ आए, नई नई डेवलपमेंट्स हुई, इसके थ्रू ये क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चनिंग होने स्टार्ट हो गई वैदिक आइडियाज़ के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ऐसा माना जाता था कि जो लोग हैं दे आर बोर्न इनटू द कास्ट, कास्ट क्या है, हेरिडिटरी है। अब लोगों ने क्या कर दिया, दे स्टार्टेड लुकिंग इनटू द न्यू आइडियाज़। वो न्यू आइडियाज़ क्या थे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज सेक्रीफाइसेस। तो इन न्यू आइडियाज़ के बारे में हमें पता कैसे चलता है, सो इन न्यू आइडियाज़ के बारे में हमें पता चलता है बिकॉज ऑफ सम डिबेट्स एंड डिस्कशंस। तो उन डिबेट्स और डिस्कशंस में सबसे फर्स्ट है दैट इज उपनिषद्स। तो उपनिषद्स क्या होते हैं, उपनिषद्स आर वेदांता, वेदांता मतलब वेद प्लस अंत, अंत का मतलब एंड। सो उपनिषद्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर्स ऑफ वेदा, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वेदा भी कहते हैं। उपनिषद्स जो होते हैं दे आर नॉट कंसर्न्ड विद हिम्स और रिचुअल्स। उपनिषद्स में हिम्स या रिचुअल्स नहीं होते। उपनिषद्स में क्या होते हैं, दे आर कंसर्न्ड विद द नॉलेज ऑफ गॉड एंड वैदिक आइडियाज। ठीक है,
इसके साथ साथ क्या होते हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी होते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या होते हैं, 64 सेक्ट और द 64 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। अब डिबेट्स या डिस्कशंस जो होती है, दे टुक प्लेस इन द वेरियस प्लेसेस, बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पर की जाती हैं। जो डिबेट्स हैं वो कहाँ पर की जाती हैं, कुटाग्रशाला में भी की जाती हैं। कुटाग्रशाला क्या होती है, हट्स विद द पॉइंटेड रूफ। अब बहुत सारे प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस असाइन किए जाते हैं फॉर द डिबेट्स एंड डिस्कशन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं, कि जो टीचर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब टीचर्स ट्रैवल क्यों करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज़। वो अपने आइडियाज़ को क्या कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। तो ऐसे ही दो टीचर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज महावीरा एंड बुद्धा। ये दोनों टीचर्स जो थे ये क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, द क्वेश्चन अबाउट द अथॉरिटी ऑफ वेदा। उन्होंने वेदा की अथॉरिटी को क्या किया, क्वेश्चनिंग किया। एंड ऑल्सो दे एम्फेसाइज द इंडिविजुअल एजेंसी, और उन्होंने सिंगल पर्सन की एजेंसी पर क्या किया, एम्फेसाइज किया। सो अब हम बात करेंगे आगे किसके बारे में, कि महावीरा, हु वाज अ महावीरा, एंड महावीरा ने क्या मैसेज दिया। सो द टॉपिक नेम इज द मैसेज ऑफ महावीरा। अब महावीरा कौन थे, महावीरा को एसोसिएट किया जाता है विद द जैन ट्रेडिशन। महावीर का अनदर नेम क्या है, वर्धमान। ठीक है, महावीर जो थे, ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ही वॉज द 24th तीर्थंकार। वो कौन थे, 24th तीर्थंकार थे। अब इनका जो लाइफ स्पैन था, मतलब ये कब से कब तक रहे थे, 599 BCE टू 527 BCE। अब आगे हम बात करते हैं कि जो ऋषभनाथ थे, देखो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ऋषभनाथ के बारे में। इस टॉपिक में ऋषभनाथ कौन थे, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकार, और महावीर कौन थे, ही वॉज द लास्ट तीर्थंकार। ठीक है, ऋषभनाथ के बाद 24th तीर्थंकार कौन था, महावीर, जो लास्ट तीर्थंकार थे। ऋषभनाथ वॉज द फादर ऑफ किंग भरत। अब किंग भरत के बारे में हमने यहाँ क्यों डिस्कस किया, किंग भरत क्या थे, एक चक्रवर्तन रूलर थे, जो अभी हमने डिस्कस किया। चक्रवर्तन का मतलब क्या होता है, द रूलर ऑफ एंटायर कंट्री। अब तीर्थंकार में जो तीर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, शैलो। शैलो मतलब जो बहुत ज्यादा डीप नहीं होती, शैलो बॉडी ऑफ वाटर दैट मे बी इजिली क्रॉस्ड, जो बहुत इजिली क्रॉस की जाती है। लेकिन इस चैप्टर में हम तीर्थ का मतलब क्या करेंगे, पैसेज अक्रॉस इंटरमिनेबल बर्थ एंड डेथ। की अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन जो आत्मा होती है वो क्या होती है, इमोर्टल, मतलब अमर होती है, जो कभी नहीं मरती। तो इंटरमिनेबल का मतलब क्या होता है, इंटरमिनेबल का मतलब नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, विच इज रेफर्ड एज संसार। ठीक है, इंटरमिनेबल का मतलब होता है कि नेवर एंडिंग साइकिल, जो साइकिल कभी खत्म नहीं होता, बर्थ का या डेथ का, जिसे क्या कहा जाता है, संसार कहा जाता है। तो तीर्थंकार वो होता है हु कॉन्कर्ड द संसार, जो इस संसार को क्या करता है, जीतता है। एंड हु लीड अदर्स और गाइड अदर्स टू मोक्ष, और जो दूसरों को गाइड करता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए या फिर साल्वेशन लेने के लिए। अब तीर्थंकार में यूजुअली क्या होते हैं, संघास होते हैं, और संघ जो होते हैं वो आगे दो संघ में कौन होते हैं, मेल्स भी होते हैं एंड फीमेल्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। सो जैनिज्म की जो फिलोसफी क्या है, जैनिज्म किस किस चीज में बिलीव करते थे, जैनिज्म बिलीव करते थे इन द एनिमेटेड वर्ल्ड। एनिमेटेड का मतलब विच इज फुल ऑफ लाइफ। दे बिलीव कि एवरीथिंग हैज लाइफ। अब वो कोई स्टोन भी हो सकता है, कोई रॉक भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंडली दे बिलीव इन अहिंसा और नॉन इंजरी, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी को मारना नहीं। सो जैनिज्म की जो फिलोसफी है ये इसका सेंट्रल पार्ट है, मतलब सेंट्रल फिलोसफी है किसकी, जैनिज्म की। थर्डली कि जो जैनिज्म थे वो बिलीव करते थे इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। अभी हमने डिस्कस किया
जो हमने डिस्कस किया था तीर्थ में, कि वो किस में बिलीव करते थे, बर्थ के साइकिल में या रीबर्थ के साइकिल में। एंड दीज आर शेप्ड बाय कर्म, जो आप कर्म करते हो उसके बेस पर ये शेप की जाती है। फोर्थली जो हमारा टॉपिक है दैट इज, फोर्थली जो फिलोसफी है दैट इज मोक्ष। अब मोक्ष क्या होता है? मोक्ष हमारे आगे दो पार्ट्स में होता है कि हम किस तरीके से मोक्ष को अटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज एसेटिज्म एंड सेकंड इज पेनेंस। एसेटिज्म का मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ इंडल्जेंस, जितनी भी लग्जरीज हैं उसको क्या करना, त्याग देना, और लिविंग लाइफ एज अ सन्यासी और बैरागी। ठीक है। एंड पेनेंस का मतलब होता है तपस्या। तो मतलब हम एक सन्यासी की तरह या बैरागी की तरह लाइफ जी के और तपस्या करके हम किसको अटेन कर सकते हैं? मोक्ष को अटेन कर सकते हैं एंड साल्वेशन को अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब तीन रत्न, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्री ज्वेल्स भी कहते हैं। वो ज्वेल्स कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अब सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है दैट इज कि जो लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें क्या करना होता है? दे हैव टू अडॉप्ट द 5 वोज। उन्हें 5 वचन निभाने होते हैं। दैट फर्स्ट इज अहिंसा। अहिंसा मीन्स दे आर एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, कि वो किसी को मार नहीं सकते। सेकेंड इज नॉन स्टीलिंग, दे आर एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, कुछ चुरा नहीं सकते। ट्रूथ, दे हैव टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। Celibacy, that they are abstain from marrying or having the sexual intercourse. And last is non-possession. Non-possession means they don't have they are abstained on heavy property. उनके पास कोई लग्जरी कुछ भी नहीं होना चाहिए। So these are the 6 points, 6 things, 6 features, ठीक है, जो एक मॉन्क या एक नन को क्या करनी होती है? फॉलो करनी होती है। अब जो जैनिज्म थे इट ऑल्सो रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा। जैनिज्म ने वेदास की जो अथॉरिटीज थी उसको भी क्या किया था? रिजेक्ट किया था। अब जो 24 तीर्थंकार थे महावीर, ही इज कंसीडर्ड एज अ, मैंने आपको बताया कि ही इज कंसीडर्ड एज अ 24 तीर्थंकार। तो जितने भी स्कॉलर्स थे इनके टाइम पे, महावीरा के टाइम पे, उन्होंने क्या किया? दे प्रोड्यूस अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर। मतलब उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, और वो टेक्स्ट भी उन्होंने लिखे टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज़। उनके आइडियाज़ को, जैनिज्म के जो आइडियाज़ हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए। और जो टेक्स्ट लिखे गए थे दे वर रिटन इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, लाइक प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, एट्सेट्रा। और जो आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए काफ़ी सारे स्टोन स्कल्पचर्स भी बनाए गए। तो महावीरा का जैनिज्म को प्रमोट करने में, जैनिज्म्स की फिलोसफीज़ को प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहा था? हैंड रहा था, उनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा था। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।